अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सानिया पेशावर के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तफाक राय का फुकदान है। दहशत गर्दी मुल्क का सबसे बड़ा खतरा है। जरूरी तो यह है कि इस मामले पर मुल्क के कौमी इदारों और सियासी जमातों को एक मेज पर लाकर इससे निमटने का लाहे अमल तय किया जाए, लेकिन जो बयानात हैं उनसे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ हुकूमत की तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत पर तनकीद है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत से इनकार कर रखा है। सियासी माहौल में खासी कशीदगी है और आज तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तैयार है, मैं कॉल दूंगा, जैसे ही इशारा करूंगा तो हमारे लोग निकलेंगे और गिरफ्तारियां दे देंगे। जेल भरो तहरीक करनी है। बेहतर यह है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है, उनका भी शौक पूरा हो जाएगा, देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर। इसलिए मैं आज सारों को तैयार कर रहा हूं और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। हुकूमत का यह कहना है कि इमरान खान ये शौक भी पूरा करके देख लें। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने अब से कुछ देर पहले कहा कि आप मुकदमात का सामना करें, जेलें खुद भर जाएंगी। क्या हुकूमत और अपोजिशन में सियासी कशीदगी कम हो सकती है? तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक क्यों शुरू करना चाहती है? एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मजीद 31 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब 19 मार्च को भी इन हल्कों में इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जगह दीगर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। PDM जमातों ने अभी तक इस हवाले से अपनी कोई हिकमत अमली वाजे नहीं की। इन इंतखाबात के लिए जमातों की हिकमत अमली क्या होगी, क्या इन इंतखाबात का कोई असर पड़ेगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। के माबैन तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर तो हो चुका, लेकिन इस दौर के बाद वजीर आज़म ने खुद एतराफ किया कि उनकी सोच से ज्यादा सख्त शराइत आयद की जा रही हैं। रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक IMF ने बिजली के 300 यूनिट से कम खर्च करने वाले सार्फिन का इस्तिस्ना खत्म करने का कहा है। IMF बरामदी सनतों को तवानाई पर दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा भी चाहता है। पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना, विफाक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती और मजीद टैक्सेस लगाने का भी मुतालबा है। जबकि IMF ने गैर महदूद दरामद की बहाली पर भी जोर दिया। लेकिन ज्यादा परेशानी की बात इस वक्त डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई की बढ़ती हुई शरह है, जो आज विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक 34.5% सालाना तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह 32.6 रिकॉर्ड की गई। क्या हुकूमत के पास महंगाई की शरह को काबू करने के लिए कोई प्लान है? ये भी प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कल 5 फरवरी है और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाएंगे। इस अज़म का इरादा करेंगे कि अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं और उनकी हिमायत जारी रखेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जिस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म सितम किया, जाली पुलिस मुकाबले और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए कश्मीरियों और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें भी जारी हैं, इसका डटकर मुकाबला करना होगा। भारतीय प्रोपेगेंडे को कई मरतबा बैनुल अक़वामी मीडिया भी बेनकाब कर चुका है और पाकिस्तान को इसका मुकाबला करना है। और कल का दिन बड़ा अहम है। इन इश्यूज पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करा देता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सदाकत भाई। और शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करें। लेकिन मेहमानों की इजाजत से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं जरा उनसे बात हो जाए। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब ये फरमाइएगा, ये APC में शिरकत ना करने का जो तहरीक इंसाफ का फैसला है, क्या इस पर नजर सानी हो सकती है? रहमान भाई, हुकूमत का हमें इरादा है ये सही नजर नहीं आता। देखिए, जब आप किसी को दावत देते हैं ना, तो उस पे बहुतान तराशी नहीं करते। एक तरफ आप इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलसल सियासी इंतकाम की रविश जारी है और फिर दावत शिरकत भी है। ऐसा नहीं होता।
देखिए, ये जो लड़ाई है दहशतगर्दी की, जो ये इसको मिटाने की जो कोशिश है, ये 2 दहाइयों से चल रही है। 2001 से सिलसिला शुरू हुआ और उसमें कई अदवार आए, कई हुकूमतें आई, की गई, और उसमें नेशनल कंसेंसस बिल्ड हुआ, उसमें पेशरफ्त हुई, उसमें बातचीत हुई, बातचीत में नाकामी हुई, उसमें ज़र्ब अज़्ब हुआ, उसमें कामयाबी हुई। मतलब है एक कौम ने, हमारी सिपाह ने, हमारी अफवाज ने जानी कुर्बानी दी, आपकी आवाम ने माली कुर्बानी दी, तब पेशरफ्त हुई ना। अब सवाल ये है, आप उठ के बगैर सोचे समझे ये हो गया वो हो गया, जरा हकायक तो देखिए। अच्छा। आज बात कर रहे हैं टॉक्स की। भाई, टॉक्स की पहली इजाजत तो मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में खुद दी थी। अच्छा, खुद दी थी। अच्छा चलिए, हमारी तो 9 अप्रैल को हुकूमत चली गई। रहमान साहब, हमारी हुकूमत तो 9 अप्रैल को चली गई। 9 अप्रैल से लेके आज तक आप बता सकती है हुकूमत के राबते न थे, गुफ्तो शुनीद नहीं थी, लिंक्स बरकरार नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं? कौम की आंखों में धूल मत झोंके, हकायक अच्छा। बताएं, हकायक बताएं। आज कह रहे हैं पेशावर का सानिया तो आज हुआ, बहुत पूरी कौम अफसरदा है। ये बताइए, ये जो राइज है इन वायलेंस, इसका तो आप अगर आप ग्राफ देखिए, ये तो अगस्त से चढ़ना शुरू हो गया। और फिर आप मलकंड में देखें, आप स्वात में देखें, लोगों ने एहतजाज किए, अमन रैलीज की, हुकूमत की तवज्जो ही नहीं थी। ठीक। उनकी तवज्जो, उनकी तरजीहात में ये तरजीह ही नहीं थी। अच्छा, वो तो अपने तवज्जो थी अपने केसेस पर और सियासी जोड़ तोड़ पर और उन मामलात पर। ठीक। लेकिन अब शाह साहब ये फरमाइएगा, क्या कोई रास्ता हो सकता है कि हुकूमत कुछ इक़दामात करे और आप फिर आमादा हो जाएं शिरकत के लिए? अर्ज ये देखिए, सियासत में हर पे आखिर तो कुछ नहीं होता ना। और पहली बात मैं अर्ज कर दूं आपको, हमें ये मुल्क अजीज है, मुल्क का मफाद मुकद्दम है। ठीक। हमारी जात से, हमारी जमात से पाकिस्तान का मफाद अजीम है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन आगे कोई संजीदगी भी तो हो। आप देखें ना, ये जो एक से आप जरा उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का लबो लहजा तो देखें, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, जो बात करती हैं, और जो अल्फाज का चुनाव है, जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, जी आप बताइए, ये माहौल है। इस माहौल में आपके साथ आके बैठेंगे और क्या बात करेंगे? फिर आप देखिए, IMF ने इनको खरा जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि जी जब तक ऑपोजिशन एंडोर्स नहीं करेगी तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। सवाल ये, ऑपोजिशन क्या है? बाकी तो सब हुकूमत का हिस्सा है। आप ऑपोजिशन तो बची सिर्फ तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ के साथ अगर आपका ये रवैया है और फिर आपने उनके साथ सब कुछ तय कर लिया, कंडीशनैलिटीज तय कर ली जी, और हमसे सिर्फ मोहर लगवाने के लिए हमें बुला के बिठाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन शाह साहब, हुकूमत का ये कहना है कि आप लोगों ने, आप वजीर खारजा रहे हैं सर, क्योंकि इनसे टॉक्स की, इनको सेटल किया, फिर बार बार ये फंड्स का और उनके इस्तेमाल का कि कहां पर खर्च हुए, इसका भी सवाल उठाया जा रहा है। अर्ज करे, मैं जवाब देता हूं। बताएं, हम लाए, गलत कह रहे हैं। मैं बरमला आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं, गलत कह रहे हैं। ये जो आमद हुई है हमारे वक्त में नहीं हुई। हाँ, गुफ्तगू के लिए एक माहौल बना और उसमें एक सिविल मिलिट्री कंसेंसस था कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया अफगानिस्तान में, और अब वहां रॉ का और इंडिया का इन्फ्लुएंस कदरे कम है। ठीक। जो नई वहां सेटअप आया है, जो हुकूमत आई है, वो कह रही है कि हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते,
हम टीटीपी की तो पुष्पनाही नहीं करेंगे, हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ठीक, ये मुस्बत बातें थी। इस नए बदले हुए माहौल में एक अपॉर्चुनिटी है, क्या उस अपॉर्चुनिटी को प्रूव किया जाए, इस यहां तक बात पहुंची। अब बात आगे बढ़नी थी तो यहां तो सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया, यहां तो पॉलिटिकल क्यास मच गया और 9 अप्रैल को हमारी हुकूमत रुखसत हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका जवाब ये दें, ये बताएं ये कब आए, किस मुआहदे के तहत आए, ये जिम्मेदार हैं। मैं आज कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, ये जो खून बहा है इसके जिम्मेदार ये हैं, जवाब ये दें। मैं कसम से मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि बच्चे तो हमारे हैं, भाई तो हमारे हैं, बेटे तो हमारे हैं जो शहीद हुए हैं ना। एक तरफ उनके घरों में जनाजे पड़े हैं और आप हिसाब मांग रहे हैं उनसे। कोई वक्त होता है, कोई तरीका होता है, कोई बेहिसी की कोई वजह होती है। इतनी बेहिसी, भाई आप बताइए, आप वजीर आला रहे, वजीर आजम रहे मुल्क के, पुलिस पे आपके अदवार में जो खर्च होता रहा, आप बताइए ना, उसका हिसाब दे। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो होती रही उसका कौन जवाब देगा? अच्छा, अब शाह साहब ये भी जरा बताइएगा, तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक क्यों शुरू करना चाहती है और क्या खान साहब की भी गिरफ्तारी हो सकती है? कि जिस अंदाज में ये हुकूमत इंतकाम पर उतरी हुई है, यके बाद दीगर पर्चे बन रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, मुमकिन है कि उनकी नजर में वो भी हो। और हम कह रहे हैं भाई, अगर आपने ये फैसला ही कर दिया है तो क्यों लोगों के दरवाजे तोड़ते हो, दीवारें फलांगते हो? हमें बुला लो, हम खुद ही आ जाते हैं। बता दो किस थाने में आना है, बता दो किस जेल में आना है, हम पहुंच जाते हैं। मेहरबानी करके लोगों की मतलब चादर चार दीवारी का ख्याल करो, उनकी दहलीज अबूर ना करो, बुला लो, हमने कहा भागना है। अच्छा शाह साहब, लास्टली ये ज़िमनी इंतखाबात अब कौमी असम्बली के हलकों में 16 मार्च को भी हैं, 19 मार्च को भी हैं। अगरचे इमरान खान खुद उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इन हलकों में उसी तरह से कामयाबी हासिल करेगी जिस तरह से पहले ज़िमनी इलेक्शन जीतती आई है, या भरपूर तरीके से लड़ेगी? देखिए, जो डाइस है ना रहमान अदर साहब, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ लोडेड है। अच्छा, जो निगरान सेटअप बनाया गया है वो गैर जानिबदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो आपके सामने है। जो पंजाब का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा, जो तैनातियां हुई हैं, चुन चुन के लोगों को लगाया गया है, उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि आपसे हमें ये नतीजा चाहिए। इस माहौल में इंतखाबात होने चले हैं ज़िमनी। इन्होंने हर हरबा, हर हरकत इन्होंने करनी है मन पसंद नताइज। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन करवाना, ना कि मन पसंद नताइज कौम पर थोप देना। अच्छा। ये आइन से रूगर्दानी होगी। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें शफाफ इंतखाबात की अहलियत है। अच्छा। या इरादा है। राइट शाह साहब, जाते जाते आज शायद क्योंकि आप वजीर खारजा रहे हैं तो एहसन इकबाल का वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का एक बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से 2018 के इंतखाबात में कहा गया कि मुदाखलत ना करें और सीपैक को नुकसान पहुंचेगा। आप क्योंकि सर रहे हैं वजीर खारजा, इन मामलात को भी समझते हैं, तो क्या वाकई चीन की तरफ से कोई ऐसा पैगाम दिया गया था 2018 के इंतखाबात पर? गलत कहते हैं, बड़ी गलत बयानी करते हैं। अफसोस से पढ़े लिखे आदमी हैं, खानदानी आदमी हैं, लेकिन ये ऐसी बात उनको जेब नहीं देती। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं हुई। चीन हमारा दोस्त है और वो हमारे अंदरूनी मामलात में उसने कभी मदाखलत नहीं की।
हमेशा मुस्बत बात की है, अच्छा मशवरा जरूर दिया है, लेकिन कभी मदाखलत नहीं की। राइट, बहुत शुक्रिया। शुद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं जरा अब शैला साहबा से जरा पहले ये पूछ लें, फिर सदाकत भाई से भी पूछते हैं। ये जेल भरो तहरीक वाला मामला जिसका आज ऐलान किया है तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, शैला रजा साहबा क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा जेल भरो तहरीक से? अच्छा, पहले तो जाहिर है कि आपने मुझे कुरैशी साहब की बातें सुनवाई हैं, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दूँ, वरना कुरैशी साहब भी और जी शैला साहबा आपको जवाब ना दूँ तो ये तो नहीं हो सकता। जी ठीक है, देखिए जितनी आवाज मुझे नहीं आ रही थी ज़माने में, जितनी दफ़ा इमरान साहब के ज़माने में हाई लेवल मीटिंग्स हुई, चाहे वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल पे, उसमें वो एज वजीर आजम नहीं आए। ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड में है। तो अब तो फिर तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किए, जिनको वो रिहैबिलिटेट करना चाह रहे थे, जिनको वो पुराने जमाने में दफातर देना चाह रहे थे, तो अब वो क्यों आएंगे? अभी जो है कुरैशी साहब ने बहुत लंबी बातें की, और मैं ये चाहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब इनके यहाँ जिरगे हो रहे थे मट्टा में और सवात में बहुत पहले से, तो क्या इन्होंने, इन्हीं की फेडरल गवर्नमेंट थी, नेशनल एक्शन प्लान के लिए कोई बात की थी? नहीं की। इनके वजीर खामोशी से भत्ते देते रहे, इन्होंने कोई बात नहीं की। इनके जब जिरगे हुए और एज अपोजिशन एमल वली और ये सब भी जो मुजाहरे हुए उन जिरगों के खिलाफ और वहां पे नारे लोग निकल आए, पहुंचे, वो बेक़यादत लोग थे, इनकी हुकूमत थी। अच्छा। और फिर इतना बड़ा वाकया हुआ, जो ये कहते हैं कि 417 अरब का हिसाब न ले जनाब, वो आपको सिक्योरिटी के लिए करवाए गए थे कि आप उसमें सिक्योरिटी सही करेंगे, क्योंकि हसास तरीन सूबा है, उसका हिसाब क्यों न लिया जाए। अगर पंजाब 3 अरब में बना सकता है, तो आपको एक किराए का घर मिला था जिसकी सही सिक्योरिटी नहीं थी, जिसमें आपने इंतहाई हसास ये दहशतगर्द रखे, जिन्होंने फिर हमारे लोगों को अगवा किया और कत्ल किया और वहां से चले गए। तो आप तो वो लोग हैं जिन्होंने एनएफसी नहीं किया, और जो एनएफसी से आईनी रकम बनती थी सूबों की, खास पे सिंध की, वो नहीं दी। काम फंड होता है एक सूबाई, वो भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की आईनी होती है साल में 2, वो नहीं आपने बुलाई, और फिर भी कहते थे कि सिंध हिसाब दे। आपने हमारा तरक्याती बजट 27 बिलियन जो कि नून लीग में था, उसको 5 बिलियन पे पहुंचाया। तो आपसे सिक्योरिटी के बारे में सवाल तो किया जाएगा कि भाई ये रकम आपने कहां खर्च कर दी? 3-4 बिलियन में पंजाब में बन गई सीटीडीसी का सिस्टम। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमें अवाम की परवाह है, कौम की परवाह है, तो भाई ये हम आपको शादी में तो बुला नहीं रहे, ये हम आपको कौम के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बुला रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आप तर्जे गुफ्तगू और लहजे की बात करते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगे मुझे कुरैशी साहब। ये शेख रशीद का तर्जे गुफ्तगू क्या रहा है, इमरान का तर्जे गुफ्तगू किसी की जात के बारे में, चेयरमैन के बारे में क्या रहा है, अल्फाज का चुनाव क्या रहा है शेख रशीद का, कभी किसी ने मजम्मत की? खुद इमरान साहब का क्या रहा? और अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे इदारों को मसला हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को मसला हो रहा है, और वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा आप ऐसे लाडले तो नहीं है कि अगर मुल्क के हालात खराब हैं तो आपकी सारी गैर कानूनी हरकतें, बातें माफ कर दी जाएं। मैं आज आप पे इल्जाम लगाऊं कि आप मुझे मार देंगे, तो आप यकीनन ये सोचेंगे कि भाई इनके भी कुछ 1-2 लोग होंगे, मुझे वो हमला ना कर दें, तो आप जो है अपना बचाव करेंगे। आप कहेंगे कि भाई ये मुझ पे गलत इल्जाम लगानी है, इनको बुलाया जाए जेल। तो आप जेल भरो तहरीक में क्या करेंगे जब आपको बुलाया जाने लगा? तो शेख रशीद, जिनकी ससुराल जेल थी, जिनकी हथकड़ियां जेवर था, उन्होंने कहा मैंने तो इमरान का बयान रिपीट किया था, जबकि ये गलत है। उन्होंने पहले दिया 6 तारीख को, बाद में इमरान साहब ने कहा। दूसरी बात नहीं, अभी मैं पूरे जवाब दे दूं प्लीज। हाँ, मैं पूरी जवाब दे दूं प्लीज। मैं
मैं पूरी जवाब हो जाएगा, बारी बारी आगे बहुत टाइम है। पीपल्स पार्टी को नहीं, पीपल्स पार्टी को कभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनके तालिबान से लिंक्स है, कभी नहीं कहा जा सकता। हमारी लीडर का मर्डर हुआ है। और रही बात आईएमएफ की, इन्होंने बात की कि आईएमएफ कह रही है कि आप इससे काम लाएं, पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। तो आईएमएफ से बात हम ये कर सकते हैं कि ये गुफ्तगू जो लीक हुई थी शौकत तरीन की, ये जो गुफ्तगू लीक हुई थी वजीर खजाना की, ये तो हुई आईएमएफ के प्लान को नाकाम बनाने के लिए थी। गिरफ्तारी इस पर आगे भी बात करनी है। मैं जरा ये जेल भरो तहरीक वाला जवाब जरा सदाकत से मैं ले लूं। सदाकत भाई, खान साहब कॉल देंगे, आपके कारकुन जेलें भर देंगे, क्या होगा उससे? इमाम साहब बहुत शुक्रिया। एक दो बातें जो बीबी ने बातें की फैक्चुअली गलत थी। एक तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान का मुआशरा है और हमारी कुछ रवायात हैं, और शहबाज शरीफ इंपोर्टेड वजीर आजम को पता होना चाहिए कि केपीके में 100 लोगों के घरों में उनके जवान शहीद हुए हैं, और आप उस वक्त उनसे अज़ारे हमदर्दी करने की बजाय उनसे पैसों का हिसाब मांग रहे हैं। ये बड़ी ही, मैं कह रहा हूँ बीबी बात कर लेना, आपने बात कर लोगों से हिसाब नहीं बड़ी मांगा, ही, आपसे मांगा मैं कहता हूं कि इखलाक से जुड़ी हुई बात है। और पाकिस्तानी रवायात जहां किसी के घर मातम हो, और इस तरह का इंपोर्टेड बंदा जो किसी अमेरिका की साजिश के लिए और पीपल्स पार्टी के पैसों से और जरदारी की लेन देन और खरीदो फरोख्त से आके बैठा हो, वो ऐसी उससे तो हो सकती है। वो सिर्फ हिसाब किताब ही करेगा, जो जरदारी का दोस्त होगा हिसाब किताब ही करेगा, उसने किसी का अफसोस नहीं करना। इसलिए अभी भी बात करने दे रहा, मैं अभी शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, जरदारी के बारे में बाद में बात करूंगा। सुने भाई, कुरैशी साहब अल्फाज का चुनाव सुने सदाकत अब्बासी के, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद उनको बीबी को पानी से नहीं पिलाएं, उन्होंने घंटा तकरीर किया, फिर वो पर्चियां पढ़ के। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, तो ये जेल भरो तहरीक वाला मामला, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब और शैला रजा साहबा आज प्रोग्राम में साथ है। सदाकत भाई, क्या फायदा होगा जेल भरो तहरीक से? अच्छा, मुझे आपने चूंकि मैंने कहा था आधा मिनट में वो बात कर लूं, तो एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब पे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने केपीके से बजाय उनकी अमवात के कि आप वजीर आजम हैं और आपकी वजारत उज़्मा में पिछले आप 8-9 महीने से चले, जैसे भी आपको बैठा दिया गया, लोगों की शहादत हुई और आप उस सूबे से बजाय कि अपना हिसाब दें, उनका हिसाब मांगे। बंदा वो है जिसने 16 अरब रुपए की, जिसका वजीर आजम बनने से एक दिन पहले उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, ये वो आदमी है जो उसने हिसाब मांगते। उस हिसाब उसका क्या है कि उसके वो जो पैसे थे, ये बिल्कुल गलत कह रही हैं बीबी, वो पैसे उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से उनमें लोगों को क्या दोबारा उनको आबादकारी के पैसे थे, जो एंटी टेररिज्म के पैसे नहीं थे। इससे उन्होंने ये जो 470 अरब जिसका जिक्र होता है, इसमें 4 पुलिस के एलीट ट्रेनिंग स्कूल खुले, इसमें डीएनए की लैब्स खुली, इसमें जो मरात मिलती हैं सीटीडी को वो ही, और पूरी तफसील है। लेकिन शहबाज साहब और जरदारी साहब हैं ही पैसे के लेन देन के, उनको मौत पे भी पैसे याद आते हैं। अल्लाह ताला इनको कोई होश दे। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब की तीसरी नस्ल है। आज भुट्टो साहब की रूह तो तड़प रही होगी, जो जमहूरियत का बिलावल के दौर में हाल है कि वो उनके पर्चे क्या होते थे, रहमान साहब, उनको क्या गिरफ्तारी होती थी करप्शन पे। आज पता पर्चे किस पे होते हैं? करप्शन पे बोलने वालों पे। आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी, मैंने जनाब किसी को मुंशी कह दिया, आपने किसी इदारे का नाम ले लिया, इस पे पर्चे हो रहे हैं। और शर्मिंदा होगी आज पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्होंने हकूक के, इंसानी हकूक के लिए जी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादतें ली, आज उनकी शहादतें बिलावल के अपने अब्बू के पैसे बचाने की जेल भरो वाला, बिल्कुल मलिया में आ जाते आपके सवाल जी जी जी, क्योंकि शाला साहब ने मैं उधर ही आ रहा हूं जी। मैं जेलें भरने की बात कर रहा हूं। जेलें क्यों भर रहे हैं? आपको बता रहा हूं कि बिलावल जरदारी के दौर में पीपल्स पार्टी के कुर्बानियां खत्म, आज हम लोगों को बोलने पे जेलें भर रहे हैं। तो अब हम क्या समझते हैं, इस जुल्फिकार अली भुट्टो की जो तीसरी नस्ल है उसको, और जो ज़ियाउल हक की तीसरी नस्ल है, उनको बताना चाहते हैं आप हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार करेंगे, हम आपकी गिरफ्तारी, क्योंकि हम अवाम पाकिस्तान है, हम
जेलें इतनी भर देंगे ठीक है। कि बिलावल और जरदारी शर्मिंदा होके, शहबाज और मरियम शर्मिंदा होके, इस मुल्क में उनको अपनी हरकतों पे शर्मिंदगी होगी कि नाम तुम लोग जमहूरियत का लाओ, बातें करो इंसानी हकूक की, और मुल्क में तुम आए हो अपने 11 एक मिनट जरा शैला साहब से जरा पूछ लूं ना गिरफ्तारियों वाला। सारे चोर बाहर हुए और सारे लोग जो चोरों को चोर, एक मिनट जेलों में जा रहे, शैला साहब ये जी ये गिरफ्तारियों वाला मामला, इस पर बड़ी तनकीद है कि हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है। इस तनकीद को आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहूं कि 417 अरब रुपए जो हैं उसको पंजाब ने कहा कि हमने 3 अरब रुपए में सीटीडी का सिस्टम बनाया। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि इसको खामखा जज्बाती रंग न दें। शहीदों से हिसाब नहीं मांगा जा रहा, हुकूमत से ये हिसाब मांगा जा रहा है। क्या आप सीटीडी का एक दफ्तर नहीं बना सकते थे? किराए के 4 दिन इंतजार कर लेते रहे, तदफीन तो होने देते, उनका कुल होने देते। आप चुप हो जाए, आप तो बिल्कुल ही पैसे के भूखे। जब आप देख चुके हैं, आप चुप हो जाए। इससे पहले आप देख चुके हैं कि आप इतने नालायक थे कि एहसानुल्लाह एहसान आपके दौर में चला गया। आप इतने नालायक थे कि डीआई जेल आपके जमाने में टूटी और वो कत्ल करके भागे, तो उन्हें एक किराए के घर में आपने रखा। आपको पता नहीं है कि उन्हें कैसे रखा जाता है? हिसाब तो मानना पड़ता है ना, कितने लोग शहीद हो गए आपकी नालायकी की वजह से। और आप जो है वो हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे और बनी गाला पे 500 लोग बुला के और जमान पार्क में आप अपनी हिफाजत कराते रहे, और दहशतगर्दों को आपने किराए के घर में रखा। दूसरी, इसलिए हिसाब मांगा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी की परवाह ना करें। बड़ा रो रहे थे अभी कुरैशी साहब कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। भाई, आपकी बेटी इलेक्शन लड़ी थी, आपकी हुकूमत थी, अपने पोलिंग स्टेशन हार गए आप, समझे? तो कोई जानिबदार नहीं है। आपकी हुकूमत थी पंजाब में और आप अपना पोलिंग स्टेशन हारे। आपके पार्टी की, जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी की परवाह नहीं करें आप। आज आइन अपनी शक्ल में है, आज असेंबलियां काम कर रही हैं। आप असेंबली आना नहीं चाहते क्योंकि आपके लीडर लानत भेजते थे। हम असेंबलियों में हैं। आप अपनी पार्टी की परवाह करें, जिसको अब बंदे नहीं मिलेंगे टिकट लेने के लिए, हमारी नहीं परवाह करें। और रही बात चेयरमैन बिलावल की, तो आप लोगों के पास तो कोई 2 अल्फाज नहीं है इंसानी कि जिससे आपके घर की तरबियत नजर आ जाए कि किसी के लिए कैसे बात करते हैं। अब ये जो जेल भरो तहरीक है, मैं समझती हूं कि जब बिल्कुल बात है, आप देखिएगा 2008 की, और बीबी साहिबा आई हैं और उसके ये नहीं, ये बात है सॉरी, और पीछे की, और बीबी साहिबा जो हैं वो आई और उसके बाद उनको इस्लामाबाद में 3 दिन के लिए जो है वो नजरबंद किया गया और हम सब ने जेल भरी। और जो जेल भरो तहरीक है वो इस तरह नहीं होती कि आप कारकुनों उसको बुलाएं और कहें मैं गाड़ी से बाहर कैसे निकलता। जबरदस्त शेलिंग थी। जेल भरो तहरीक ऐसे नहीं होती कि भरी पूरी मार्च छोड़ के घर चले गए। FIR तक इनकी हुकूमत में नहीं कटी। आज पता चल रहा है कि वो कहीं कोई एक गोली थी, वरना वो जर्रे थे। किसी के कपड़ों में से 4 गोलियां निकल आई, किसी के गाल को टच करके चली गई, गरीब की जान लेके चली गई। तो जेल भरो तहरीक भरे करें, 100 बिस्मिल्लाह। अभी तो जिनकी ससुराल की जेल वो इतने नाला निकले अपनी ससुराल से, ऐसा भी क्या ससुराल वालों से नफरत करना कि रो रहे हैं खड़े हुए बाहर और गिर पड़ते हैं। फिर चले जरदारी साहब का नाम लोगे ना तो गिर पड़ोगे। ब्रेक का टाइम है, पूछता हूं, ब्रेक का टाइम है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये महंगाई वाला जो मामला है और IMF की सख्त शराइत, इस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इससे पहले कि मैं सदाकत अली अब्बासी साहब के पास जाऊं, एक सवाल शैला रजा साहब उसका जवाब दे दीजिए। ये जो 16 मार्च और 19 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ है, अभी तक PDM ने इस पर फैसला नहीं किया कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, लेकिन अब क्या होना चाहिए इस पर तो बात हो सकती है। तो क्या आपके ख्याल में PDM को या इन जमातों को उतरना चाहिए इस इलेक्शन में? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लड़ेगी। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो ये इलेक्शन पार्टी लड़ेगी। ठीक है, बाकी PDM में सदाकत भाई साहब है, लेकिन हम लड़ेंगे। हमने तो अभी बताया ना, मुल्तान में भी लड़ा है जहां इनकी हुकूमत थी।
राइट जी। सदाकत भाई साहब, ये आप तो क्योंकि खुद भी उम्मीदवार हैं ज़िमनी इलेक्शन में, इनसे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा इन ज़िमनी इंतखाबात से? अच्छा, एक तो वो कह रही हैं कि वो लड़ेंगे, मैं लड़ने के लिए कल कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहा हूँ, कल मैं ले रहा हूँ और परसों जमा करवा रहा हूँ। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जाहिर है हमारी पार्टी का फैसला है। और पहले था कि शायद इमरान खान साहब लड़ेंगे, लेकिन आप फैसला किया कि हम सारे लड़ेंगे, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। एक बीबी बहुत जज्बात में बात कर रही थी, वो जो ये अफगानिस्तान से मामला को, तो मैं आपको सिर्फ करेक्शन कर दूं, बीबी जरा चेक कर लीजिएगा, इमरान खान के दौर में सिर्फ मुज़ाकरात पे बात हुई थी और एक मीटिंग हुई थी उस वक्त की जो भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी उनसे और पोलिटिकल लीजिए, और वो कोई नतीजा नहीं हुआ था। जरा चेक कर लीजिएगा, ये जो रीसेटलमेंट हुई है ना, ये आपके रिजीम चेंज के बाद हुई है और आपके दौर में सारी हुई है। अच्छा। और अगर राना सनाउल्लाह का बयान याद कर लीजिएगा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दिसंबर में अभी उनका आया। हाँ। और ये उसके बाद सारी सेटलमेंट हुई है। तो ये आसान है, ये तो चले आपने उसका जवाब दे दिया, लेकिन इमरान खान साहब खुद क्यों बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतर रहे? देखिए बीबी को आप पहले बोल लेती हैं, मैं आपको मौका देता हूं, दरमियान में आप सब मेरी बातें बोलती हैं, खामोश है ना, थोड़ी बर्दाश्त सीखें, सियासत में बर्दाश्त भी होती है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपका सवाल क्या था? जी मैं पूछ रहा था, मेरे पास 1 मिनट लेट आता है, आपको शायद मालूम नहीं, मैं दूर आप बताना चले। सवाल ये था कि खान साहब की जगह आपको यही बता रही हूँ, खान साहब अब क्यों उम्मीदवार नहीं है? देखिए हम किसी इलेक्शन को इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, हमें जनरल इलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत हर तरह से नाकाम हो गई है। आज मुझे इस पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमत की मजम्मत करने दें। आज एहसास प्रोग्राम के अंडर इमरान खान साहब ने बहुत सारे नौजवानों को कर्जे देके वो जो रेडी बांध सेटल कराए थे, आज इन्होंने जाके उन रेडी बानों को, एहसास प्रोग्राम वालों को जो ऑफिशियल थे, उन पे आज ऑपरेशन करके उन बेचारों को बेरोजगार किया। तो वो एक तो मैं इनकी मजम्मत करना चाहता हूं इस इंपोर्टेड हुकूमत की। दूसरा ये, आप मुझे बता दें, इनसे पूछें कि जब से ये आए हैं मईशत 6% थी, मैं बार बार कहता हूं, आज मईशत 0 पे है। रिजर्व 16-17 अरब डॉलर थे, आज 3 अरब डॉलर रह गए। पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रोजगार था वो तकरीबन 10.5% था, ज़राअत 4% से और सर्विसेज 6% से ग्रो करी थी। अब सुनिए इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि महंगाई जो 12% थी आज वो 35% हो रही है, और मुल्क का बच्चा भुट्टो की तीसरी नस्ल को और ज़ियाउल हक की तीसरी नस्ल को बुरा भला कह रहा है, बदुआएं दे रहे हैं, हाथ उठा उठा के झोलियां, और उनकी कब्रों तक इनका जो है ना वो सवाब जा रहा है कि जो उन्होंने किया है। आज ये क्या चाहते हैं, क्यों हमें बुलाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो IMF के सामने ये तबाह होके बैठे हुए उस पर इमरान खान को भी साथ मिलाएं और साथ उसको रगड़ा दें कल कि जी इमरान खान भी। वैसे ये मुश्किल वक्त IMF की तरफ से भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड हो, तो क्या तहरीक इंसाफ इस मौके पर हुकूमत का साथ देना चाहेगी? बिल्कुल, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। एक बात ये कान पकड़ के कहेंगे हमसे नहीं चल रहा। अच्छा। नंबर 2 ये तौबा करें कि जो हमने जो कुछ किया है हमसे मैनेज नहीं हो रहा। इलेक्शन का टाइम दे, हम इनको इस मुसीबत से भी निकालेंगे, इस मुल्क को ट्रैक पे भी लेके आएंगे। जैसे हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया, हमने रेमिटेंसेस बढ़ाई, और इन्हें सब कुछ तबाह कर दिया। ये हमारी आज मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि इनका बहुत बड़ा मैकेनिक था इसहाक डार, उसके भी हाथ खड़े हो गए। ठीक है, हमारी कोई गलती है, इसहाक की तारीख पूछनी है तो मिफ्ता इस्माइल से पूछें। अच्छा। और शहबाज शरीफ की पॉलिसी पूछनी है तो इसहाक डार। ये नाकामी का पूरा टोकरा लेके फिर रहे हैं। और रहमान मेरी बात तो जाने दें यार, ये नाकामियों का टोकरे ये चाहते हैं कि इमरान खान साथ आके बैठे, क्योंकि इनको अपने बॉसेस ने कह दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, हम वादा करेंगे वो वादा होगा जिसमें इमरान खान भी शामिल होगा। इनकी कोई हैसियत ना, इधर इज्जत है, इधर भी बदनाम। क्यों महंगाई? पहली बात यह है, महंगाई वाला पहली बात तो यह है कि हाँ मैं मानती हूँ महंगाई है, मैं मानती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदाकत अब्बासी साहब को एक कमरे में शौकत तरीन साहब के साथ बंद करें, फिर शौकत तरीन साहब ये कहेंगे बेटा मैंने टीवी पे कहा है कि IMF से सख्त तरीन कंडीशनलिटीज हमने PTI ने तय की हैं, ये कुरैशी साहब को भी सुनना चाहिए। अच्छा। और शौकत तरीन इन्हें ये भी बताएंगे कि बेटा 3 साल 8 महीने हमारी गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी, ये मैं टीवी पे कह चुका हूं।
और मेरी वो बातें लीक हो चुकी हैं और उनकी कि हम IMF की शराइत को जो माहिदा होने जा रहा है उसको कैसे फेल करें, हम सूबे में इस पे अमल नहीं करेंगे। तो IMF का भी ये ख्वाब के अगर PTI आएगी तो उन्हें खुद मालूम है, क्योंकि IMF के सामने, पूरी दुनिया के सामने हम ये बात कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान से जो मायदा हुआ था वो इमरान खान की हुकूमत में हुआ था, जिसमें उसने उसको पूरा नहीं किया। आज भी IMF कह रही है सेल्स टैक्स 18% करो, इनसे कहा था 17%। उन्होंने शैला साहब जरा एक ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक के बाद बात मुकम्मल कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है शैला साहब, एक तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और दूसरा इलेक्शन लड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? ये महंगाई और IMF की अभी मजीद सख्त शराइत जो है वो सुना है मानी जाएंगी। अच्छा, पहली बात मैं ये कह रही थी कि सेल्स टैक्स इन्हें 17% करना था, इन्होंने 0% कर दिया। अब इतने टाइम पे IMF ने वही कहा है कि आप 18% करें। इनको लेवी जो है वो 4 रुपए पर लीटर से 25 और फिर 50 तक ले जानी थी, इन्होंने नहीं की। तो यकीनन कि अब इंटरनेशनली भी जो है जो कुछ हो रहा है वो हमें ज्यादा करनी है। हमें खुद अफसोस है, इनको बिजली की मद में जो इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के जो मायदे किए थे, इनको सब्सिडी नहीं देनी थी लेकिन इन्होंने दी। तो हमने तो कोई नया मायदा किया नहीं है और हमने जो है सिर्फ पाकिस्तान की खातिर ये घाटे का सौदा लिया कि उसकी क्रेडिबिलिटी हो। क्या चीन को जो कुरैशी साहब झूठ बोल रहे थे, चाइना को जाके भुट्टो की तीसरी नस्ल ने जाके मनाया है, और सऊदी अरब को जिनको आप जाओ लग के दो कर रहे हैं वो इतने सख्त नाराज थे क्योंकि आप तो मोहम्मद बिन सलमान को पता नहीं क्या क्या चीजें पेश कर रहे थे। उनको जाके शहबाज शरीफ साहब ने और सबने जो है वो किया है कि जी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है वो भी नाराज थे। अब रही बात हम इलेक्शन में, इलेक्शन में कराची की लार्जेस्ट पार्टी हुए, अपनी जो इनमें वाइप आउट किया, उसका छापा हुआ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें। ये जो आप जो भी आप क्या करियाना के रेट लेके आती हैं, आपको वो बताएगा कि मुआशी शरिया क्या थे। मुआशी शरिया इस हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान के कराची में आप और आज पाकिस्तान की महंगाई पीक पे है। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इतना आज के प्रोग्राम से इतना हुकूमत में नहीं, इजाजत दीजिए, आ जाए, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद हुकूमत में नहीं आए।